युक्ति है अन्य वर्णों की, है ना। यहाँ पे आप जानिए, जब हम बात करते हैं तिरानवे प्रत्याहार की, है ना, तो सबसे पहले तो आप जानिए प्रत्याहार के वर्णों की बात करें, जैसे अच प्रत्याहार में ही आ गया, तो हम आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ, इस तरह लिखते हैं। लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए छोटा सा कोई बड़ा एक लड़का हर प्रत्याहार, अब इसमें हम क्या लिखते हैं, हा, या, वा, रा, ताकि कितने नहीं होते, फिर उसके बाद ला, फिर उसके बाद या, मा, उमा, रा, ना, आगे माँ की गिनती मतलब अरे सवाल कहाँ तक, हल्के हाथ, है ना। तो हाथ से प्रारंभ किया, हाथ पे लाकर खत्म किया, हल तक क्या हाल किया। यहाँ देखते हैं एक आप देखते होंगे कि हर प्रत्याहार के जो वर्ग जगह लिखे गए वो हल से युक्त हैं, यानी आधे अक्षर हैं, है ना। तो आधे अक्षर ये क्यों लिखा जाता है, इसको आप समझ लीजिए। बारहवीं के मासिक में नहीं लिखा गया था, यहाँ क्यों आधा लिखा जाता है, असल ना यहाँ प्रश्न बनता है, ये यक्ष प्रश्न है। एक तरफ तो कहना आधे अक्षरों की गिनती नहीं होती, हर वर्णों की गिनती नहीं होती, ऐसा सूत्र के हर वर्णों की गिनती नहीं की जाती, किसमें, प्रत्याहार में। और प्रत्याहार में जब हम लिखते हैं हल्के अंतर्गत जो गणना वाले वर्ण उसको लिखते तो आधा तक लिखते हैं, ऐसा क्यों, है ना। तो आप जानिए वहाँ हर वर्ण देना एक प्रयोजन था इनका, प्रत्याहार बनाने का आगे चलकर, है ना। वैसा सूत्र में हर वर्ण का प्रयोजन किस लिए है, केवल और केवल प्रत्याहार बनाने के लिए, केवल अनुबंध के लिए है, केवल और केवल एक संज्ञक, है ना। हम क्या कह सकते हैं, प्रत्याहार बनाने के लिए केवल वो एक संज्ञक है, केवल वो अनुबंध है, इस तरह की बातें कह सकते हैं। यानी अगर आपका प्रश्न बन जाए भाषा सूत्र में हल वर्णों का प्रयोजन है ना, तो लिखा जाए केवल अनुबंध के रूप में, केवल उपवर्ग के रूप में, केवल प्रत्याहार बनाने के रूप में, उपयुक्त सभी। तो आप क्या करेंगे, उपयुक्त सभी हो जाएगा। अब जानिए ये सब यक्ष प्रश्न पूर्ण प्रश्न है जो आपके कॉमन सेंस पे निर्भर रहते हैं, आप अपना दिमाग कितना चला लेते हैं ना। यहाँ जो ये यावा रावा ये सब दिया गया है, महसूस सूत्र में ये पूरा दिया गया है ना, ऐसा क्यों, तो इसके लिए एक सूत्र पाने ने कहा, हकारादिश उच्च ऋणार्थ, उच्च ऋणार्थ, यानी इन्होंने कहा हा धन आकार धन आदिश धन उच्चारण धन अर्थ, इन्होंने कहा हा आदि, हा आदि वर्णों में, कहाँ भाषा सूत्र में, यानी हैदर से लेके हर तक हा आदि वर्णों में आकार, यानी आकार को हा आदि वर्णों में, यानी हा रूपी आदि वर्णों में आकार किसके लिए आया है, उच्चारण, यानी उच्चारण के अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है, या उच्चारण हेतु प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आपका क्या किया गया, प्रयोग किया गया है, उच्चारण की सिद्धि हेतु, है ना, उच्चारण की सिद्धि हेतु आपका क्या किया गया, यहाँ प्रयोग किया गया ताकि हम उसका उच्चारण कर सके, नहीं तो आधे अधूरे वर्णों का उच्चारण नहीं होता। ये हमारा व्यंजन की परिभाषा है, वह वर्ण जो स्वर के संयोग से बोले तो क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। यानी स्वर व्यंजन में आधा अधूरा पैदा होता है ना, और जब उसमें स्वर रूपी संयोग किया जाता है तब वो चल नहीं पाता है या बोला जा सकता, उच्चारण किया जा सकता है। यहाँ पे जैसे हैग्रत है, ताकि इन्होंने हलंत कर दिया, इसका मतलब उसे हमें उच्चारण में नहीं रखना है, उसकी संज्ञा कर देनी, उसे नगड़े करना है, उसका गणना नहीं करना है। लेकिन जिसमें स्वर
का प्रयोजन हो गया, स्वर का संयोग हो गया, उन सबको हमें क्या मान के चलना, शुद्ध पूर्ण व्यंजन मान के चलना है। यहाँ पे हैबरत से लेके हर तक जितने वर्णों में आ है वो केवल किस दृष्टि से है, उच्चारण की दृष्टि से है। बाकी जब हम ये हल प्रत्याहार के अंतर्गत लिखेंगे तब आ उच्चारण की दृष्टि से था, उसको हटा देंगे और दिखा देंगे कितने शुद्ध व्यंजन इसमें आते। ये शुद्ध व्यंजन दिखाया गया या वह जो हलंत लगा, आप देखते हो हमेशा हलंत के रूप में रहता है ना। व्यंजन पर जब भी दिखाए जाते हैं किसी प्रत्याहार के किस रूप में, हलंत के रूप में, तो हलंत के रूप में आ जाएंगे वो शुद्ध व्यंजन दिखाए गए। लेकिन अगर हलंत नहीं लगाते तो पूर्ण व्यंजन हो जाएगा, तो उच्चारण हेतु हो जाएगा ना, सब ताकि आप पढ़ सके, है ना। इसीलिए आप हमेशा ये जानिएगा जब भी आगे प्रत्याहारों की बात चले, चाहे वो आपका स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो, विसर्ग संधि हो, समास हो, कारक हो, कुछ भी हो या प्रत्यय हो, है ना, कहीं भी व्यंजन की बात आए उसके अंतर्गत जो भी बड़ा है जो सबको छोड़कर जितने व्यंजन आएंगे सब आधे अधूरे ही आपको पूरे, जैसे निकाल कोई रची को रची इक प्रत्याहार में पूरी जाता है ना। इसका प्रयोग किसमें होता है, क्रमशः या का क्या या रा इस तरह परिवर्तन होता है। एक का या यानी आधा या नहीं, है ना, ऊपर वा यानी आधा वा, ऋ का रा यानी आधा रा, रे का ला यानी अगर इस तरह न समझ पाइए तो एक विशेष बात जानिए, जब भी किसी स्वर का परिवर्तन किसी व्यंजन में किया जाता है या किसी विसर्ग का अनुस्वार का परिवर्तन व्यंजन में किया जाता है, स्वर विसर्ग अनुस्वार इनका परिवर्तन जो किसी व्यंजन में किया जाता है तो आधा अधूरा का पूरा, तो ये बात हो गई। दूसरी होगा ना, समझ रहे हो। इस तरह करके एक सूत्र यहाँ पर होता है किसमें, प्रत्याहार में हकार आदेश उच्च लड़ाके, तो उच्चारण की दृष्टि से हो गया, यानी व्यंजन में जो छोटा छुपा हुआ किसलिए छुपा है, उच्चारण की दृष्टि से। ऐसी स्थिति में वहाँ जो आप प्रयोग हुआ है, आज जो वहाँ प्रयोग किया गया वो कैसा आ है, समृद्धि का आ है कि विपरीत का आ है, समृद्धि का आ है कि विपरीत का एक शब्द जोड़ा आका प्रयोग किया गया है। प्रयोग की दृष्टि से आका यानी क्या होता है, समृद्ध होता है, यानी यहाँ आका यानी क्या माना जाएगा, समृद्ध माना जाएगा। यही आप जानिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पे हैबरत में आका क्या हुआ, प्रयोग हो रहा है, किसके लिए, उच्चारण के लिए, है ना। तो ऐसी स्थिति में आका यहाँ क्या हो जाएगा, समृद्ध होगा। हाँ, अर्ध स्वर वही शुद्ध स्वर किसे, अच्छा ये हाँ अर्ध स्वर है, अर्ध व्यंजन भी केवल अर्ध स्वर मत मानिएगा, अर्ध व्यंजन भी है। वो हिंदी में, संस्कृत में चालक को माना जाता है, आधा स्वर आधा व्यंजन। अभी आगे वर्ण मिलेगा सब मिल जाएगा, है ना। तो ये इतनी बात समझ में आई, हकार जिस उच्चारार्थ का क्या मतलब है, क्लियर हो गया ना। आगे चलो, आगे जब हम बढ़ते हैं तो आपको अगला सूत्र इसके लिए रा प्रत्याहार, मैंने कहा रा या रा प्रत्याहार माना जाता है, जिसके अंतर्गत रा हुआ ला। अब रा जो यस लिखे हो या उसका सुधार ला, आधा रा कहना, है ना। कभी भी किसी प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ग पूरा नहीं होता, अधूरा होता है ना। यहाँ जो रा या रा कहा गया है, वास्तव में ये कहाँ से उद्धृत से पहले इसको समझिए। पांचवा सूत्र हमारा क्या है, छठा सूत्र क्या है, तो यहाँ रा है, इधर रा है ना, यही तो है ना। अब टा की गिनती होगी नहीं, गिनती किसकी हो रही, रा और ला की, यानी हमारा ये रा ला वर्ड अगर रा से रा को मिला दिया जाए, रण लिख दिया जाए, एक प्रत्याहार बन गया जिसके अंतर्गत कौन से बढ़ाते हैं, इसको
इसका मतलब हमारा जो प्रत्याहार था वो रड़ ही रहा होगा। बोल रही है रा और ला किसके प्रत्याहार है? रड़ के। यानी हमारा जो ये रा माना जाता है या रा माना जाता है वो कौन सा प्रत्याहार रहा होगा? रड़ रहा होगा। अब पारित इसको रड़ लिखना अच्छा नहीं मालूम। सुनना जैसे हमें लिखना हो कमकूत को हार घर कम पाकू है ना, क्या लिखना हो? कमकूत को हार घर कम पाकू। अब हम लोग बड़ा ना लिखे तो ऐसे लिखे मन था तो पढ़ाए का लिखे जैसे सिग्नेचर होता है लोग मान लीजिए पीके है केपी है तो अगवा के अगवा पी पीछे के इस तरह लोग करते रहते हैं ना, पता नहीं कैसे लिख देते हैं है ना। बस समझ आया? तो आप जानिए ये सारे अब जैसे वीके लिखना है तो हम इस तरह लिखेंगे तो बिल्कुल सीधा हो गया ना। ऐसे कहता ऐसे लिख दो बड़ा काल लिखे ना इस तरह स्लोगन लगते हैं ना। तो आइए देखिए इनको क्या इच्छित नहीं था रड़ लिखना लिखित तो नहीं था। तो पारित ने सोचा कि यहाँ लिखा क्या गया, यहाँ लिखा क्या गया, अगर रड़ नहीं लिखे तो लिखेगा। अब इन्होंने देखा कि जो रा क्या है अनुनासिक है, रा क्या है अनुनासिक वर्ण है। तो अनुनासिक वर्ण का जब लोप किया जाता है तो इन्होंने हलंतर से क्या कर दिया, यहाँ लोप कर दिया। तो अनुनासिक वर्ण एक चीज हमेशा जानिए अनुनासिक वर्ण या अनुस्वार है ना, अनुनासिक वर्ण या अनुस्वार वर्ण का अनुस्वार वर्ण में कौन आता है? केवल माँ आता है। अनुनासिक वर्ण में वर्ग के पांचों वर्ण आते हैं, पांचवा वर्ण है ना, किसी भी वर्ग का पांचवा। तो यहाँ पे नियम लागू है जब किसी अनुनासिक या अनुस्वार वर्ण का लोप हो या उसके स्थान पर किसी अन्य वर्ण का प्रयोग हो तो वह अपना अनुस्वार या अनुनासिक चिन्ह पूर्व वाले स्वर को दे देता है, अपने से पहले वाले स्वर को दे देता है। मेरी बात समझ आई? तो अब ऐसी स्थिति में देखिए, ऐसी स्थिति में रा की जब संज्ञा की गई 10 लोपा से लोप या 10 लोपा से लोप संज्ञा 10 लोपा से, तो रा अपना प्रतीक चिन्ह कौन सा अनुनासिक लेकर चला, किधर चला? पहले वाले स्वर की तरफ। तो इसमें देखा गया कि वर्ण प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण थे? रा और रा थे ला। ठीक, अब ये अपना क्या लेकर चला? अनुनासिक चिन्ह। जब लेकर चला कहाँ? यहाँ चला। यहाँ चला तो अगर इसको प्रत्याहार के रूप में लिखा है रमा हो जाएगा है ना। सुन ना ये ला पे अगर आता है तो 2 वर्ण थे ना, रा के पहले कितने वर्ण? 2 वर्ण। यहाँ ये अधूरा वर्ण है, इसको बुझाएगा नहीं ताकि कितनी नहीं हो रही। अब ये पहले किस पर आया? ला के पास आया। जैसे ही ला के पास आया तो ये तो खुद ही संक्षेपीकरण करना चाह रहा था, तो यानी एक ही वर्ण में लिखना चाह रहे थे। तो ये पहले कहाँ पहुंच गया? ला के पास, रा के पास गया ही नहीं। अब इनको एक ही अक्षर में क्या लिखना था? प्रत्याहार लिखना था। तो यहाँ हो रहा था कुछ गड़बड़ है ना। तब इसके बाद पाणि ने सूत्र दिया लड़ मध्य, समझिएगा लड़ मध्य तू लिखा संज्ञा या संज्ञ कहा, इस तरह कहा। इसका जब विग्रह करेंगे तो जाएगा लड़ धन मध्य धरतु धरतित संज्ञा, संज्ञा कहा यानी कि संज्ञा जो भी होगा देखिएगा संज्ञा इस तरह कहा ना। अब लड़ मध्य तू माने तो लड़ माने लड़ सूत्र के मध्य में तो संज्ञा हुई, ये इन्होंने कहा लड़ सूत्र के मध्य में तो संज्ञा हुई है। अब लड़ सूत्र में जरा देखिए कि कौन सा लड़ मध्य में है, ला और ला इस तरह लिखा गया है। अब ला में अगर हम हलंत कर देंगे क्या बचा ना। अब राकी संज्ञा किए हैं यहाँ पर प्रत्याहार में, ये क्या बन गया था? अनुनासिक बन गया था। अनुनासिक बन के कहा ऐसे ही आप पे आएगा ना, वाला स्वर ये तो है ला पे बचता, यहाँ ला पे लग जाता, इस तरह बन जाता। तो इनको रा भी लेना है ला भी लेना है,
ये क्या लिखते रवा लिखते ना। इस तरह अब प्रत्याहार का अर्थ कैसा होता है, एक होता है, उसको के पहले ही क्या कर दिए डिराइव कर चुके हो, लिखना भी नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो अब इसके लिए इन्होंने एक सूत्र लिख दिया, लड़ मध्य लड़ सूत्र के मध्य में तो संज्ञा, किसकी संज्ञा होगी, संज्ञा की सूत्र से। जब आगे किए तो अनुसार चला किसकी तरफ, पूर्व वाले स्वर की तरफ। अब ये आपका लड़ मध्य तो संज्ञा हुआ, तो ये तो हमारा क्या था, कट ही हुआ था आधा, और इधर ला में संज्ञा कर दी थी, क्या बन गया, आधा ला बन गया। अब ये अनुनासिक चिन्ह वहां नहीं टिके, वो तो पूर्व स्वर को ढूंढ रहा है ना। तो जब पूर्व में गया अपना नासिक चिन्ह लेकर ला के पास गया, यहाँ स्वर ही नहीं, तो कहाँ बन गया ये, और राग के पास गया। जब राग के पास रहा तो इसमें पाया किसमें स्वर है, तो इसी पे जाके ये टिक गया, है ना। अब राग का मतलब हम क्या समझेंगे, रड़, यही रड़, ये रा है ना, तो रा की तो संज्ञा है। अब अगर हम देखते हैं रा की बात, तो रा का अनुनासिक चिन्ह किसका अनुगमन कर रहा है, रा का, यही ना। अनुनासिक चिन्ह किसका अनुगमन कर रहा है, रा का। तो रण प्रत्याहार हमारा है कहीं यहाँ रण है, तो रण के अंतर्गत कौन से वर्ड लिखते हैं, रा लिखते हैं और ला लिखते हैं, यानी रा के अंतर्गत हमारा कौन सा वर्ड है, इसको रा शुद्ध रूप से क्या लिखना चाहिए, रा लिखना चाहिए। लेकिन लेखनी दोष में कुछ लोग रा मानते हैं, कुछ लोग ला मानते हैं, समझ गए ना। लड़ मध्य संज्ञा के कारण रा प्रत्यय बना, नहीं तो क्या बन जाता, रड़, क्या बनता, लड़ बन जाता, समझ गए ना। लड़ मध्य संज्ञा, अगर ये सूत्र ना होता तो कौन सा प्रत्याहार बनता, रड़ ही बनता, रा नहीं बनता। पूरा समझ गए, हाँ पूरा समझ गए कि नहीं सर। समान विचार में रा ला और रा है, तो आप बोल रहे हैं कि ला जो है नहीं बना, रा बना, क्यों नहीं बना, वही तो लड़ मध्य कुछ संख्या है, नहीं समझा इतनी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आई, रा प्रत्याहार का कुछ समझ में आया, इसको पूरा आ रहा है, कितने लोग पूरा आया, 1 2 3 4 5 6 7, बाकी कुछ ना आया। चला फिर से पढ़ा, वन मोर, once more, one more, once more। ये ऊपर मिटा दूं, देख प्रत्याहार कौन सा, रा अथवा ला, इसके अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, रा और ला। ठीक, मैंने कहा यहाँ सूत्र कौन सा लगा है, लड़ मध्य संज्ञा, इस तरह है। ऐसी स्थिति में ये हम विग्रह करेंगे कि ये लड़ है, और इधर क्या है, मध्य है यानी बीच में, तू माने तो इत संज्ञा, यानी इत संज्ञा की गई। अब हम देखते हैं सूत्र हमारा क्या है, राला कहाँ मिलते हैं, डॉलर में मिलेंगे ना, और क्या मिला, यानी पांचवा, और क्या तक की बात समझ में आ रही होगी, है ना, इतनी बात समझ में आ रही है ना। अब हम जो रा और ला की बात की गई, अगर हम इस दोनों सूत्रों में देखें तो रा यहाँ है, ला यहाँ है, हम प्रत्याहार बनाने चल गए हैं ना। अगर हम रा पहला अक्षर रा मान ले, अंतिम अक्षर रा मान ले, तो इसके अंतर्गत ही हमारा रा ला मिल रहा है। कौन कौन से वर्ण मिले, रा और इसको किसके अंतर्गत मान लिया गया, रा या रा के अंतर्गत माना गया, यही ना। अब ये अनुनासिक चिन्ह आया कहाँ से, यही है हमारा मूल अभिव्यंजन, है ना। तो अब अनुनासिक चिन्ह लाया जा सकता कहाँ से, रा से, क्योंकि रा हमारा क्या है, अनुनासिक।
तो अनुनासिक वर्णों के लिए एक मूल नियम है, मूलभूत है ना, अनिवार्य जिसको नित्य नियम है कि जब अनुनासिक वर्ण का लोप किया जाए या उसके स्थान पे किसी दूसरे वर्ण को लाया जाए तो वो अपना अनुनासिक चिन्ह अपने पहले वाले स्वर को देता है। इसको देता है पहले वाले, पहले ये न्याय जानी अनुनासिक चिन्ह कहाँ रखता है, पूर्व वाले स्वर को रखता है। तो यहाँ पे पारी ने राखी क्या कर दी, इत संज्ञा के बाद इसका लोप कर दिया तस्मता से। अब राका जब लोप होगा तो इसका प्रतीक चिन्ह ही तो रह जाएगा ना। अब प्रतीक चिन्ह कहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पे रण के अनुसार कहाँ जाना चाहिए, रा पे आ जाना चाहिए, यही ना। लेकिन समस्या ये है कि जो रण लिखा गया ये रा कहाँ से चला, यहाँ से चला है, रा टर ला, यानी हमारा अगर हम रण देखे तो ये कैसे कैसे बना था, रा टर ला। अब इसके हम क्या किए हैं संज्ञा। अब यहाँ से अनुनासिक चिन्ह डायरेक्ट यहाँ नहीं आएगा, बीच में बाधा। कैसी बाधा, ला में उपस्थित आ की बाधा, और लाना इनको कहाँ है, लाना समझ में आई। मैं बता देता हूँ। तो अब इसमें स्वर तो है, पूर्व स्वर आ जाना चाहिए कहाँ, ये अनुनासिक चिन्ह यहाँ आ जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहले किसमें स्वर है, स्वर यहाँ आ जाना चाहिए था ना, यहाँ आ जाता। लेकिन पारिक को लिखना क्या है, रा अथवा तो हमें यही है, ठीक। तो अब ऐसी स्थिति में पारिक ने क्या किया, अब टापिक जाएंगे क्योंकि हम थोड़ा गिनती नहीं होगी, बच्चे कितने बढ़ रहा और अब संघर्ष किसमें चल रहा है, नासिक चिन्ह के लिए रा और पारिक कहाँ लाना चाहते हैं, और नासिक चिन्ह का भैया हम यही कहेंगे, हमारा ये नियम है ना, हमारा ये नियम है, आज काल से चली आ रही है, परंपरा है। हमारे आजा दादा आजा खुद का सब पड़ोस में ही काम करते थे, पड़ोस से भागकर नहीं, तो नहीं आएंगे तुम्हारे क्या ऐसा कारण है, झगड़ा लड़ाई सब, तो झगड़ा कैसा लड़ाएगा, यहाँ कौन सा सूत्र था, इसके लिए क्या कहा पानी, लड़ मध्य तू इत, अरे लड़ सूत्र के मध्य में तो एक संज्ञा हुई है, लड़ सूत्र के मध्य में तो एक संज्ञा की गई। इतनी बात समझिए, तो यही सूत्र अभी आपके 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेगा। लड़ सूत्र के मध्य में तो एक संज्ञा की गई। अब जरा लड़ सूत्र देखो जरा, यही है ना, एक ला बड़ा है, दूसरा डा है, अबड़ा तो आधा तो है, ला में कुछ है, कोई स्वर है, ला पे हम को स्वर को अलग कर ली। अब हमारा लड़ के मध्य में कौन आया, आया ना, आपकी क्या कहना है, जिसकी संज्ञा होती है उसका तस्लुका से, तो जो अनुनासिक चिन्ह यहाँ से तस्मस नहीं बनता, अब तो यहाँ आकर लोप हो गए। अब क्या करिए, स्वर भूमि ना, तो पूर्व स्वर कहाँ आया, इसलिए यहाँ से भागकर कहाँ आ गए, है ना। तो अब इलाज संज्ञा थी, तस्लुका से यहाँ पे इसका लोप दिया गया, प्रत्याहार के निर्माण बना राम, है ना। अब रा बना तो हमारा अनुनासिक किसका काम किया, रा का काम कर रहा है ना, ये राता ही तो था। तो अगर हम इसको अनुनासिक को किसमें तब्दील कर, वर में तब्दील करना चाहेंगे तो हमारा रण बनेगा, रण ना लिखना चाहे तो क्या बनेगा, तो हमारा यही होगा, रण के अंतर्गत रहा है तो रा के भी अंतर्गत रहा है। कुछ समझ में आया, क्लियर हो गया इतना, अब क्लियर हुआ। तो कुछ सामान्य नियम भी याद रखने, ऐसे नहीं बस लड़ मध्य संख्या याद कर लो हो गया। सामान्य नियम क्या है, किसी अनुसार अनुनासिक वर्ड का लोप हो या उसके स्थान पे किसी दूसरे वर्ड का संयोजन हो तो वह अनुनासिक के अनुसार अपने पूर्व वाले वर्ड पर, पूर्व वाले स्वर पर चला जाता है। तो ये मूलभूत नियम है, पसंद है तो कुछ मूलभूत नियमों को काफी सहारा यहाँ दिया गया है, समझ गए ना, इतनी बात हो गई। अब इस सूत्र का प्रयोजन केवल यहीं तक प्रत्याहार तक सीमित नहीं था। अब जरा माहेश्वर सूत्र में देखिए हल वर्ण कितने हैं, 14 कितने विकास हो, 14 एक में छुड़िएगा, 14 रहे। हल वर्ण कितने दिख रहे हैं,
14 या 37 का हूँ। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वाला है ना जी। जैसे आयुर्वेद में रहा है, ऋग्वेद में का है, एव में गा है, आयुर्वेद में जा है ना, हैवर्त में का है, गण में रहा है, यवन में इस तरह करके है ना जी। तो प्रत्येक सूत्र में एक एक हल वर्ण है। यहाँ प्रश्न की पूर्णता समझिए। कहा जाए मास्टर सूत्र में हल वर्णों की संख्या कितनी है, ताकि बोलेंगे 14। अब यही 14 हल वर्ण ही संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। संज्ञा का काम करते हैं, मंद का काम करते हैं। अब इसमें अगर शब्द को हटा दिया जाए, हल को हटाकर इत की बात की जाए, है ना, ये हल तो स्वतः क्या बन गए, इत तो संज्ञा इनकी उपाधि है। हल वर्णों की उपाधि क्या है, इत संज्ञा। लेकिन इत संज्ञा एक बनाया भी जा रहा है, हल वर्ण नहीं बनाया गया। इत संज्ञा को करने के लिए एक वर्ण को संज्ञा की उपाधि दी गई, छोटा आ, वो भी कहाँ, लड़ सूत्र के मध्य में। तो अगर पूछा जाए भाषा सूत्र में इत वर्णों की संख्या कितनी है, तब आप 15 बता देंगे तुरंत। ये छोटा आ, लड़ मध्य तो संख्या से एक वर्ण और बढ़ जाता है संज्ञा की श्रेणी में, कौन, छोटा आ। हलंत है तो 14, जो साधारण भाव पूछ रहा है, क्योंकि हलंत वर्ग का काम क्या होता है, अंत में लगना और उसका नवीन हो जाना। लेकिन इत संज्ञा में विशेष प्रयोजन तक हो जाता है ना। तो इत संज्ञा जो किया गया एक और वर्ण का किया गया, छोटा आ। या पूछ ले जा 15वां इत वर्ण है कौन सा, तो आप बताएंगे छोटा आ। समझिए ना, वहाँ लिख लीजिए संस्कृत क्या भाषा सूत्र में हलंत वर्ण 14 तथा इत वर्ण 15 है ना। 15वां इत वर्ण छोटा आ है। क्लियर हो गया। ये गुणतम है, गहराई की बात है, इसको समझते रहिएगा। इस तरह के प्रश्न हालांकि नहीं बनने चाहिए, है ना। अगर बन भी जाता है तो मतलब संज्ञा 15 बन चाहिए। में हलंत वर्ण 14 तथा इत वर्ण 15 है। 15वां इत वर्ण छोटा आ है। वो भी कहाँ, लड़ सूत्र के मध्य। माहेश्वर सूत्र में हलंत वर्ण की संख्या 14 है तथा इत वर्ण की संख्या 15 तथा इत वर्ण की संख्या 15 है। और अगले पाठ में लिखेंगे 15वां इत वर्ण छोटा आ, ब्रैकेट में लड़ सूत्र के मध्य ब्रैकेट बंद है। 15वां इत वर्ण छोटा आ, ब्रैकेट में लड़ सूत्र के मध्य ब्रैकेट बंद है। 15वां इत वर्ण छोटा आ, ब्रैकेट में लड़ सूत्र के मध्य वाला है ना, ब्रैकेट बंद है। कर लिए। तो ये प्रत्याहार में इतनी बातें हो गई। अब आइए प्रत्याहार में एक प्रत्याहार की हम बात करते हैं। अड़, अयुल और लड़, दो बार अड़ा की संज्ञा के हल वर्ण के रूप में मिल रहा है। तो हम अयुल यानी अड़ प्रत्याहार कौन सा माने, अयुल वाला माने कि लड़ के ड़ा वाला माने, अड़, है ना। अड़ प्रत्याहार दो बन रहे हैं ना, एक तो अयुल वाला अड़ बन रहा है, दूसरा अयुल से लेकर लड़ वाला अड़ बन रहा है ना। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा अड़ मान के चले, तो आप जानिए सामान्य परिस्थिति में अड़ का मतलब केवल पहला सूत्र होता अयुल का अड़। सामान्य परिस्थिति में अड़ का मतलब वही अयुल वाला अड़ यानी 3 वर्ण। तो मिला के सामान्य परिस्थिति में अड़ में प्रथम सूत्र के तहत आने वाले 3 वर्ण होते हैं। और विशेष परिस्थिति यानी अर्दित सवर्णेचा प्रत्ययस्य, अर्दित सवर्णेचा प्रत्यय के तहत हम कौन सा मान लेते हैं, लड़ के तक मानते हैं। किसे, अड़ प्रत्याहार। इतना ही आपको रखना है, आपको ना चले हम। इड़ में आपका कौन सा आता है, प्रत्याहार। पहले रही भाई इड़ में आपका एक से
छेदक के ये पहला सूत्र है ना। यही उल्टा हो गया उल्टा। अब तो समझा, पहले का समझना अर्थ है ना। अर्थ प्रत्याहार दो है, एक तो आ ई उ वाला और दूसरा अर्थ कैसा है, सूत्र संख्या 1 से लेकर कहाँ तक 6 है ना। तो ऐसे स्थिति में ये कब मान्य होता है, ये कब, तो यहाँ पे लिखेंगे सामान्य स्थिति का, या सामान्य तौर पर मान्य है ना। सामान्य तौर पर मान्य कौन है, और विशेष स्थिति इसकी क्या है, अपनी विशेष स्थिति है इसकी 1 से 6 तक की विशेष स्थिति। वो भी तब जब ये कहा जाए, क्या कहा जाए, अर्पित सवर्ण प्रत्यक्ष के तहत अड़ के अंतर्गत कितने बड़ होते हैं। तो आप सूत्र संख्या 1 से 6 कर लेंगे। क्या कहा जाए, अनुदित सवर्ण चा ना चा प्रत्ययस्य है ना। सूत्रांतर तो क्या मानेंगे, सूत्रांतर क्या मानना है, आयुड़ ऋलिक एवं अयोच हैरक लड़ करके अड़ के अंतर्गत आने वाले सारे गण मामले में, यानी सभी स्वर और प्लस क्या आते हैं, ह या व र है ना। ह प्लस अंतस्थ गण सभी स्वर ह प्लस अंतस्थ गण इसके अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत, आड़ दूसरे वाले के अंतर्गत। यानी अड़ की जब भी कई बात होगी विशेषकर हर जगह, तो आप वही आ ई उ मान के चलेंगे। जब अगर इस सूत्र की चर्चा पर चर्चा हो जाए तभी आप है ना, या कह दिया जाए उदितों में अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने बड़ आते हैं, तो ये सूत्र आपकी ध्यान पर होना चाहिए, मतलब कुछ नहीं। उदितों में अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने बड़ आते हैं, कितने बड़, 13 नहीं 14 9 5 14 होता ना। अरे भाई हा है प्लस अंतस्थ, हा 1 हो गया, अंतस्थ 4 हो गए, हाँ सभी स्वर 9 है, कितने बार हो जाते हैं, 14 बार है ना। तो ये डालिए उदित की बात जब किया जाए तो और के अंतर्गत कितने होंगे, 14। अन्यथा सामान्य भाव में कितने होते हैं, 3 ही होते हैं, आ ई उ। क्लियर हुआ। इनकी बात करें तो इनका भी कौन सा माना जाता है, 1 से 6। इन प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ड शब्द मान्य है, या प्रक्रम में है 1 से 6 वाला, और पहले से द्वारा मिलता नहीं है, प्रयोग ही नहीं कहीं नहीं, तो क्या हो जाता है, अमान्य हो जाता है। इसके लिए कोई विशेष सूत्र नहीं। तो इन प्रत्याहार कौन सा मान करेंगे, सदैव 1 से 6 वाला। समझ में आया। तो इन भी दो बन रहे हैं ना, तो 1 से 6 वाला मान्य है, पहला वाला मान्य नहीं है। तो वहाँ के लिए केवल इतना लिख दीजिएगा, 1 से 6 वाला ही मान्य होगा, बस इतना, ताकि आपके दिमाग में कभी ये प्रश्न आए, इससे आप क्या हो जाए, उबर जाए है ना। 1 से 6 वाला ही मान्य होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्लियर। ये तो रहा आपका क्या, प्रत्याहार का सौगात। प्रत्याहार में इससे ज्यादा बातें, जैसे गहराई की बातें नहीं है, समझ गए ना, क्लियर हो गया। अब एक चीज जरा देखिए, माहेश्वर सूत्र की बात जब हम देखते हैं है ना, तो माहेश्वर सूत्र को देखने का तात्पर्य जो वहाँ कुछ प्रश्नोत्तरी भी बन जाते हैं। सबसे बड़ा सूत्र कौन सा है, 11वां सूत्र है। सबसे छोटा सूत्र कौन है, ताका 14वां बन जाता है ना। ये तो हो गया माहेश्वर सूत्र की बात। माहेश्वर सूत्र में और भी विशेष बात है, हा का प्रयोग 2 बार मिलता है ना। पूछा जाता है किस वर्ड का प्रयोग 2 बार हुआ, तो आप बताएंगे हा का प्रयोग 2 बार हुआ। अब रात में उजले की ना आयुर लड़ यमन नम, बड़ा 3 जगह दिखाई पड़ता है ना। ध्यान देना, 2 जगह हलंत वर्ड हर वर्ड के रूप में है, हर वर्ड की गणना नहीं होती। जब भी गणना होगी पूर्व वर्ड की होगी है ना। थोड़ा एक ही बार है, केवल हा ऐसा वर्ड है जो 2 बार आया।
चल। अंग्रेजी बाद में सुधारा गया, बाद में दो कैसे नहीं और काम कैसे कर दे हलक अगर कह दिया जाए हलक बड़ा ना तो सुधार किया गया होगा, यहाँ पर तो कोई नहीं दिया हो, कोई सुधार नहीं। अरे भाई ठीक है माना था, तो आप जरा बताइए कितने होंगे। हाँ हलक जब कहे तब देखा जाएगा ना। वर्डों की गणना अगर हो रही है हलंत वर्ड को छोड़कर आप कितने मानेंगे अपना सोचिए, है ना। अगर पूछा जाए कि मास्टर सूत्र में लड़ा कितनी बार आई है, ऑप्शन उत्तर 2 आ जाए, आप गवारा करेंगे? हाँ? आपको गवारा होगा जब आप हलंत वर्डों की गणना होती ही नहीं है, तो बार होगा कहाँ से? हाँ आपने दिया होगा। क्या पूछा था? अड़ा लिखा था और जो प्रत्याहार में जो है अड़ा मतलब ये बार कितनी बार आया अभी क्या है जो भी होगा प्रश्न दिखा दीजिएगा। हरा की तो नहीं है, अगर हलंत ला कड़ा की बात कर रहे हैं तो हलंत कड़ा की गणना नहीं होगी। क्यों लिखा? 2 बार आने वाला वर्ड एक है जिसका नाम है ना। तो ये इतनी बात समझ आ रही ना, हलंत वर्ड हमें आपका गैस पीछे एग्जाम कंप्लीट हो गया आने चाहिए तो मुझे क्या लड़ हुआ हल हुआ अबे ये काम रख दे। हाँ यार जब होगा जब 5 से लेकर कल तक जाएंगे तो असली में हमारा वो करता है नहीं सूत्र है भैया, है ना। अगर 14वें सूत्र की बात करते हैं तो हर सूत्र है और एक खत पर क्या हाल है। वहाँ को प्रश्न इस तरह लिखना चाहिए। चलिए आइए ये बात मैं करूँ, आगे चले। आगे जो पढ़ते हैं तो आप देखिए मैंने कहा मास्टर सूत्र में हाथ का प्रयोग कितनी बार मिलता है? 2 बार। 2 बार मिलता है। वो 2 बार आया तो उसके भी पीछे एक प्रयोजन है। उस प्रयोजन पे 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक तो हो जाता है मास्टर सूत्र में हा का 2 बार प्रयोग क्यों हुआ है, इस तरह प्रश्न बनता है। और दूसरा बनता है अंतिम सूत्र हल का प्रयोग क्यों हुआ है। भाई जब एक बार हाथ है दिए तो अंतिम सूत्र हल लिखने की जरूरत है नहीं थी, है ना। तो अंतिम सूत्र हल का प्रयोग 2 कारण है लाने का। एक तो उस वर्णों का क्या हुआ क्रम उठाया गया है, उस वर्णों का क्रम सक्सर है ना, क्रम उठाया गया है जो हमारी सामान्य दृष्टि कहती है उस वर्णों का क्रम। लेकिन वास्तव में सामान्य दृष्टि नहीं है, वहाँ असहज दृष्टि है। इसके लिए 2 शब्द है उत्तर। माहेश्वर सूत्र में हा का 2 बार प्रयोग अथवा अंतिम सूत्र हल का प्रयोग अरहेण और दुदुक्षति। और कौन से शब्द हैं? अरहेण तथा दुदुक्षति। दुदुक्षति अरहेण अथवा दुदुक्षति पद की सिद्धि के लिए हुआ है। इसका प्रयोग हाँ का मास्टर सूत्र में हाँ का 2 बार प्रयोग अथवा सूत्र होगा। एक 1 लाइनर नोट में का लिखना। इंटरव्यू में पूछा गया प्रश्न था, है ना। हालांकि इस तरह प्रश्न आयोग द्वारा नहीं बना है, लेकिन इंटरव्यू में इस तरह प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। बोलो ना, लिखिए माहेश्वर सूत्र में हा का 2 बार प्रयोग अथवा माहेश्वर सूत्र में हा का 2 बार प्रयोग अथवा अंतिम सूत्र हल का प्रयोग। माहेश्वर सूत्र में हा का 2 बार प्रयोग अथवा अंतिम सूत्र हल का प्रयोग लाइट में हो भैया, लाइट चला है, लाइट कर देना चाहिए। माहेश्वर सूत्र में अंतिम सूत्र
क्या हमारे सूत्र में हा का 2 बार प्रयोग अथवा अंतिम सूत्र हल्का प्रयोग। अरहेर अथवा दुभुक्षक पद की सिद्धि के लिए हुआ है। अरहेर अथवा दुभुक्षकी पद की सिद्धि के लिए हुआ है। पुराने लोग माना तो कुछ छूटा तो ना है ना, हाँ कुछ बढ़ा है ना, हाँ छूटे ना बढ़े चाहे ना हाँ भैया भाई आपका कुछ छूटे ना बढ़ जाए बोले है ना, ठीक ज्यादा बढ़ा है कुछ बढ़ कर मिले घटे ना। चलिए नाते ई सोच के पास न मिस्टिया के कथम पढ़े है बात नहीं दादा पढ़ावा हैं इतना सोच मिस्टिया न चला दे आगे चले। अगला क्या है, इसके बाद इसका नंबर आता है बड़ा है ना, और का नंबर आ गया ये दो दिन चलिए आगे का बात है जल्दी है ना। हमें जो है हमें ले आएंगे बढ़िया से रहला ने, और कल जो है इसका क्या हो जाएगा परसों महीना में आएगा परसों खत्म हो जाएगा है ना। तो आओ देखा अंकाव पार कर दिया जाए, क्या किया जाए अंकाव पार का मतलब जैसे पूछा पुनः बताए। अंकास्य अंकावतार 2 पद है ना, 2 पदों का अर्थ बताना है। कौन बता सकता है? पहले तो मैं हाथ उठा के बताऊंगा, ना हाथ ना उठाओ वैसे देख लेते क्या बता पाए है ना, क्या ना बता पाए चलो बताओ पहले हाथ उठाओ कहे ना रहे काहे उठा रहे। अब तो हाथ उठाने का मतलब ये समझ के कम बताएंगे। अब बताओ इधर अंकावतार अंकाश से कम भाषा बोलते जाओ बस हमको तो होता है अंकावतार है अंकाश किसे कहते हैं। इधर 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 है कोई जैसे सीरियल दिखाया जाता है उसके बाद कहते हैं सही है सर यही जो बतावा तो बढ़िया से बताइए। अंकावतार मतलब जैसे जो आगे की घटना दिखाना बताना है उसका थोड़ा सा प्रदर्शन करना है क्या बोला। देखिए किसी अंक का आने वाले अंक का आने वाले कथा का आने वाले किसी भी प्रकरण का जब हम बताने के साथ साथ जैसे होकर रामलीला हम खेलते हैं बताने के साथ साथ उसका अवतरण कर दिया। रामलीला खेलते थे बता दिया था भैया कल आपका सुग्रीव बाली वंश से लेकर के कहाँ तक बाली वंश से सीताराम पहुँचावा सीता चला गया बाली वंश से लेकर के लंका समुद्र क्या निर्माण तक है ना। इस तरह कहते हैं लंका पर समुद्र निर्माण तक की घटना दिखलाई जाएगी। अब उसमें कुछ ट्रेलर दे दें थोड़ा सा दिखला भी दें तो क्या कहलाता है अंकाव। अगर केवल कह दिया जाए कल की घटना दिखलाई जाएगी बताइए तो अंकाश से जाता। यदि आने वाले अंक के बारे में केवल सूचना दे देना अंकाश से है
आने वाले अंक के बारे में सूचना के साथ साथ उसको थोड़ा सा बदला देना, दिखला देना, ये क्या कहलाता है? अंकावर। जैसे आप कोई मूवी होता है उसका सबसे पहले क्या रिलीज होता है? ट्रेलर। वो अंकावतार है, और जो मूवी बनती रहती है कहीं भैया अब ये मूवी बनने जा रही तो से होता है ना। अब जैसे सीरियल की बात ही होने का है ना, सीरियल की बात क्या था? सीरियल जब देखने जाते हैं सीरियल शुरू होने के पहले और खत्म होने के बाद दिखाया जाता है टुमारो, नेक्स्ट डे, स्टरडे, इस तरह होता है ना। यानी कल आपने क्या देखा वो दिखा दिया ताकि आप बोलकर पुराने ज्ञान से नए ज्ञान को प्राप्त कर लें। अब जब सीरियल चलता खत्म होने के लिख के आता है कल, है ना, इस तरह लिख के आता है ना टुमारो या कल, मतलब कल आप क्या देखोगे, तो वही क्या है, कल दिखाने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? समझ गए ना? नाटक में भी अवकाश प्रकरण का मतलब हो गया, नाटक हो, कथा हो, कुछ भी, कोई विषय वस्तु, किसी भी विषय वस्तु के अगले अंक का अवतरण करते हैं, है ना। तो अब यहाँ बड़ चल रहे हैं ना, हमारा विषय वस्तु क्या है? बड़। अब इसका हम क्या करने चल रहे हैं? अवतरण करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले बड़ का अर्थ बताओ, बड़ के शाब्दिक अर्थ का पावत है। बड़ का शाब्दिक अर्थ क्या है? रंग, रूप, जाति, है ना, रंग, रूप या कितने शाब्दिक अर्थ होते हैं बड़ के? रंग, रूप अथवा ब्रह्म। अभी यहाँ जो हमें लेना है किस प्रकरण में? व्याकरणात्मक प्रकरण में, साहित्यिक प्रकरण नहीं है ना। तो यहाँ देखिए बड़ के जो हमारे शब्द हो अर्थ है कितने हो सकते हैं? रूप हो सकता है, रंग हो सकता है, जाति हो सकता है ना। अब वहाँ जाति में हो गया आपका बड़ व्यवस्था जो आपका होता है ना, जाति जो आपका इंडिकेट करता है, ये सब यहाँ ध्यान दीजिए। रंग की बात करते कब है ना, जैसे कहीं आप मेले में गए, कहीं जा रहे हैं, मेले में गए हैं, कोई आपका रिश्तेदार आ गया तो कहीं बताइए भैया कि लाल कपड़ा पहन कहा है, वही मेरे राह मिल लिया और मेरे दो गया लाल कपड़ा वाले घेरा किया, एक का जना कौन ने लाल लाल पहने हैं, तब कंफ्यूजन होता ना। अब फोन करो भैया लाल कपड़ा पहने या कोई ना कहू जने और बतावा हो लिया, कहीं हमार बड़वा उज्जर बार बैठो करिया करिया बार तो नीला नीला पहने हैं, बताते हो गया ना। तब आप अपने उस विशेष व्यक्ति को ढूंढने लगते हैं लाल में, है ना। जब विशेष को ढूंढते हैं एग्जैक्ट व्यक्ति का पता चल जाता है ना। तो कल पता कहाँ कर लूँ तो नया कहीं, हाँ क्या हो कर ली, है ना, कल मिलन होगा। तो ये रंग हुआ, रंग में आपका बड़ का मतलब रखो, आप बोलते ना किस बड़ के कपड़े पहने हो, किस बड़ का क्या कैसे है ना, इस तरह। तो रंग एक क्या है, बड़ का एक अर्थ ले जाता है। रूप की बात करवाती ज्यादातर गुमशुदा को तलाश से जाते हैं। बच्चा जब कोई गुमशुदा होता है तो देखिए स्टेशन पर गुमशुदा वहाँ स्टेशन देखिए तो रूपे बताइए हमारे बच्चे का रूप इस तरह रूप बताते हैं ना, गेहुआ कलर है ना, कपड़वा यश रूप में चला जाता है ना। तो बड़ का मतलब क्या है? वहाँ रूप से तो वहाँ बोलते हैं हमारे बच्चे का बड़ गेहुआ है, इस तरह है, कपड़ा पहनना है ना, बाल कटाया किस तरह, सब कुछ उसमें इंडिकेट कर दिया। हम बाली पहनने पर खाने में पूरा कलयुग बारे में बताया जाता ना। तो ये क्या हो गया रूप बारे का मतलब। आगे क्या है? जाति की जब बात आती है कहाँ देखने को मिलता है हमारे समाज में क्या पुस्तक से फैला है, क्यों बाराते चला जाए ना, किसी बाराते से चला जाइए, अगर तो हम किसी बारात जाइए तो आपको आशंका हो क्यों भैया जिसके बारात जा रहे हैं और जहाँ जा रहे हैं वो इसके बिरादरी का नहीं है, आशंका हो क्यों। तो हमें ना लगा दोनों में तो घर बच्चे पूछे से भाई कौन जात के है क्या हुआ ना, तो वहाँ बड़ पूछा जाए कौन बड़ खराब हो जिसके बारात है ये किस बड़ में आता है ना। बस अगर आपको आशंका लग जाए कि आए तो हम अच्छे खानदान से
अच्छी बारात से आए, अच्छी जाति वाले की तरफ से आए, और जहाँ बारात आए वो थोड़ा सा तुच्छ है, निम्न है, तो आप पूरे गाँव में पूछते हैं कह के किस वर्ग की, मतलब ये जिसके यहाँ बारात है वो किस वर्ग का, तो हम वर्ग पूछना क्या कहता है, कैसा अर्थ प्रकट करने लगता है, जाति का प्रकट करने लगता है। क्या हम यहाँ पर्चे लेते किस वर्ग के हो, पूरा नाम बताओ, इतना होता ना, तो क्या नाम है उसका, पूरा नाम बताओ, पूरा नाम बताए, ना पता देते हैं आप, वर्ग बताएगा आपको, है ना, इस तरह होता है ना। तो ये धार्मिक वर्ग का क्या होता है, रूप रंग दिया। तो पारी ने यही क्या किया, ध्वनियों का रूप रंग प्रदान किया और उसका एक विशेष नाम रखा, जाति के रूप में क्या रखा, वर्ण या अक्षर रखा। अब यहाँ समझिएगा, वर्ग का जाति का हमारे वर्ग से क्या लेना देना है उसको समझिए। अब वर्ग की जो परिभाषा हम निकाल के आते हैं, जो अब तक पढ़ते आए हैं, वो क्या क्या है, और कोई परिभाषा पढ़ेगा, हाँ बोलो बच्चों, आगे शर्मिला, वर्ग कौन परिभाषा पढ़े हो, पीछे क्यों ना बोला, पीछे बताओ वर्ग परिभाषा, जो खंडित ना हो वर्ण है, चलो लिखा लिखा, बोलिए हाँ, स्कूलों में घंटिया बात कैसे बात लिखे तो का मेढा बोला कैसे होगा, लिखे बोला कितनी बार बोला मैंने, जिसके टुकड़े ना किए जा कितनी बार बोला नहीं लिख सकते ना, मैंने कहा कितनी बार आप नहीं लिख सकते ना, चलो आपको बता सकते, आगे बताओ, जिसके टुकड़े ना किए जा सके, हाँ जिसके टुकड़े ना किए जा सके, इसके टुकड़े ना किए जा सके, जगह टुकड़े ना किए जा सके तो का होता वर्ण, हैं अभी हमसे ना टूटा तो ये वर्ण है, अरे एक थोड़ी भाषा की लघुतम इकाई को साहब पढ़ाई में का सुना ना, वर्ण ना कहेंगे, ध्वनि कहेंगे ना, वर्ण का लघुतम इकाई वर्ण है, तो ध्वनि का है, भाषा की त्रुटि का ध्वनि, इतनी बार लिखे हो आप लोग, कम से कम कविया देख ले हो, जब आप कभी ध्वनि को अखंड ध्वनि वर्ण है, एक शब्द में अखंड ध्वनि वर्ण होती है। अब देखिए यहाँ एक शब्द में था, देखिए ध्वनियों के समूह को हम नहीं कह सकते है ना, या ध्वनि का लिखित रूप इस तरह डायरेक्ट परिभाषा नहीं दे सकते, ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है, लेकिन कैसी ध्वनि हो उसके लिए कहा जाता है अखंडित ध्वनि। अखंडित ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है, ठीक है। आप समझिए एक एक शब्द से क्या होता है, यहाँ पे दिक्कतें आ जाती हैं, आप फंस जाते हैं, हमेशा जानिए अखंडित ध्वनि का लिखित रूप क्या होता है, वर्ण होता है। तो आप क्या यहाँ पे मैंने क्या अखंड ध्वनि को ही वर्ण कहते है ना, जब अखंड ध्वनि का लिखित रूप वर्ण होता है तो अखंड ध्वनि को ही वर्ण कहा जा सकता है ना। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, कहाँ परिभाषा जैसे ही आप पाते हैं अखंड ध्वनि ही वर्ण है, अखंड ध्वनि ही वर्ण है, जैसे ही आप पाते हैं ये एक लाइन की परिभाषा अखंड ध्वनि ही वर्ण है, तब दिमाग में आता है ये ध्वनि भी खंडित अखंडित होती है क्या है? तब हमें ध्वनि के बारे में समझना है ना। अब
अब ध्वनि किसे कहते हैं, है ना। अब यहाँ ध्वनि की बात आती है, ध्वनि की भी अपनी परिभाषा होगी ना, है। ध्वनि उससे करते हैं जो हमारे कानों को क्या करे, अपनी तरफ आकृष्ट करे, तो ध्वनि हो जाती है ना। कानों को जो सुनाई दे तो कानों को अपनी तरफ आकर्षित करे, वो ध्वनि होता है। अब कानों को सुनाई दे, आकर्षित करे, ध्वनि परिभाषा बना दिया या कह दिया, तो वो ध्वनि भी अपना क्या कहा जा रहा है, अखंड ध्वनि। यानी ध्वनियाँ भी कई प्रकार की होती होंगी। तो ध्वनि के कितने भेद होते हैं, दो भेद। कितने भेद होते हैं, एक खंडित ध्वनि होता है और दूसरा आखंडित। खंडित और अखंडित। अखंडित ध्वनि किसे कहते हैं, अखंडित ध्वनि किसे कहते हैं। जब इसको हम समझेंगे तब हमारे दिमाग में ध्वनि की शुद्ध छवि आएगी, है ना। खंडित ध्वनि और अखंडित ध्वनि। अब खंडित का मतलब क्या होता है, जो टुकड़ों में विभाजित होता है ना, जो टुकड़ों में बढ़ता है ना, जो आवृत्तियां जिसकी बढ़ती है वो सब क्या होती है, खंडित ध्वनियां होती हैं। भाई एक अणु क्या होता है, परमाणु बम विस्फोट होता है, उससे छोटे छोटे अणु, है ना, अणु से और छोटे छोटे सूक्ष्म अणु निकलते रहते हैं। इसी तरह क्या होती है, ध्वनियां होती हैं। जब ध्वनियां कैसे हो, खंडित हो, जैसे हमने कहा, अभी मैंने कहा स्कूल की घंटी बजती है, टन 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 टन, मतलब यहाँ कितना बजती है तब भी मतलब खंड हो रहा है। खंडित किस तरह हो रहा है, पहले तो जब बज रहा था तेज तेज सुनाई दिया, जब बजना बंद हुआ थोड़ा धीमा हुआ और धीमा होता, मतलब टुकड़ों में विभाजित होता चला जा रहा, सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जा रहा है ना, बस ना। तो ये खंडित होता चला जा रहा, जिसको हम क्या कर, हमारा मस्तिष्क को कैप्चर नहीं कर पाता, हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते। कितनी बार ये बजा, कितनी बार इसको लिखें, कितनी बार इसको पढ़ें, है ना। जब हमारा मस्तिष्क जिन ध्वनियों का यानी खंडित ध्वनियों का हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उसकी वास्तविक छवि बना नहीं पाता। इसलिए खंडित ध्वनियों को क्या वर्ण की संज्ञा नहीं दी जाती। वर्ण की संज्ञा किसे दी जाती है, आखंडित, यानी जिसका क्या झंकार, जिनमें झंकार ना हो, नाद ना हो, आवृत्ति ना हो, झटके बिल्कुल ना हो, ऐसी ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, अखंडित ध्वनि। स्कूल की घंटी का बजना वो कैसी ध्वनि है, खंडित ध्वनि आ जाती है, क्योंकि इसमें आवृत्ति बहुत देर तक चलती रहती है ना। मेढक या सिंह जब बोलते हैं, मेढक क्या बोलता है, तो यहाँ रात की आवृत्ति भी काफी देर तक चलती रहती है, हमें नहीं पता चल पाता कितनी बार रात की आवृत्ति हुई। ये ध्वनियाँ कैसे मानी जाती है, मेढक शेर की बात करता है, शेर का क्या सुनाता ना, है ना, करता है, तो वो अपनी आवृत्ति कितनी बार छोड़ा, है ना, शेर आया, इस तरह आपने देखा होगा ना कहीं पर। तो रात की आवृत्ति उसने कितनी बार छोड़ी, इसको हम काउंट नहीं कर पाते। और जब मस्तिष्क जिस बात को काउंट ना कर पाए, उसको कोई छवि बना सकता है नहीं ना। यहाँ पे यानी ऐसी ध्वनियाँ जिनमें झंकार हो, नाद हो, आवृत्ति हो, जिसको हमारा मस्तिष्क पढ़ ना सके, है ना, जिसको हमारा मस्तिष्क पढ़ ना सके, जिसका कोई रूप या प्रतिरूप या आकार दे ना सके, उसे हम कैसे ध्वनि कहते हैं, खंडित ध्वनि। अब खंडित, अब ये खंडित ध्वनियाँ पाई कहाँ जाती हैं, तो संसार के सभी प्राणियों है ना, सभी प्राणियों में कैसी ध्वनि पाई जाती है, खंडित ध्वनि। अब खंडित ध्वनि कहाँ मिलेगा, अब खंडित ध्वनि और वाद्य यंत्र देखिए बहुत सारे हैं ना, सभी प्राणियों वाद्य यंत्रों में लिख सकते हो, खाली एक वाद्य यंत्र छोड़, डमरू। एक वाद्य यंत्र कौन सा है, डमरू। डमरू को छोड़कर सभी वाद्य यंत्र की ध्वनियाँ भी क्या मानी जाती है, खंडित मानी जाती है। डमरू आप बजते हुए देखे होंगे, भगवान शिव की डमरू ना, डमरू किसका देखे, भगवान की डमरू आपने देखा। तो डमरू में क्या बोलते हैं, ऐसे यहाँ बीच में आपका रस्सी लगी होती है ना, इधर कंक्रीट होने के लिए इस तरह बना रहता है ना, डमरू जब बजाते हैं कहाँ आके रखते हैं, यहाँ स्पेस पर रखा है ना। जब ये डोरी में बधा हुआ जो भी है आपका पदार्थ है ना, जब ऐसे करते हैं आप, जब तक लगता है तब तक बजता है,
इस तरह ना लगनावन आवाज भी एकदम शांत हो जाती है, यानी वहाँ झंकार नहीं रह जाता है ना। और बारिश कौन सी ध्वनि सुने थे? डमरू की। कौन सी ध्वनि? डमरू की। उनके पैर में क्या बोलते हैं, डमरू भी तो रहे होंगे। जी। मैं सांस था, फूंक फांक कर रहा था, हाथ में त्रिशूल था, वो भी नाच रहा था, सांस की आवाज वो भी कर रहा होगा, कान में बाली वाली पहनी थे वो भी तो बज रहे होंगे, हैं? उन सबकी आवाज इन्होंने एब्जॉर्ब नहीं किया। किसकी आवाज को इन्होंने अपने मस्तिष्क में उठाया? डमरू की। डमरू। यानी संसार में अगर कोई ध्वनि अखंडित मानी जाती है तो किसकी? डमरू की। अब अखंडित ध्वनि का मतलब यहाँ पे आप जाइए, चले जाइए आसू बाबा है ना, हैं? यहाँ छुपने वाला सीधे वहीं पहुँचिएगा। डमरू खरीदे। रखे हुए लस्सी है ना, खाया बजाया कुछ बल नहीं, खरीदा दे दिया। खुद चाहे बजा जैसे उनके वैसे बजाया है ना, तो तरनाना करके बजाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना। कभी ऐसे करके बजाइएगा, कभी ऐसे करके बजाइएगा, सारे भाव में। उसके बाद कहीं भैया आपकी बड़ी अच्छी है, कितने की है तो पूछताछ में उनका विश्वास में ले कि नहीं है अभी, ऐसा कम पड़ दो। उसके बाद सर भैया हमारा काम हो गया है ना। तो आप उसको बजा के देखिए, जब तक स्पेस पर लगेगा तब तक वो बजेगा, लगना बंद बजना बंद। ये डमरू की अपनी क्या होती है, गति होती है। संसार में सभी दुनिया क्या मानी जाती है? अखंडित। केवल किसे छोड़, सभी दुनिया अखंडित मानी जाती है, केवल किसे छोड़? डमरू की आवाज को छोड़। मनुष्य भी बोलते हैं ना, अब आप कहोगे सर जी आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, सब लोग एक दूसरे की भाषा को समझ लेते हैं, ये खंडित कैसे हो? ये खंडित कैसे हो? इसके लिए आप जानिए, हम आप खुद ही कुछ शब्द ऐसे सुनते हैं जैसे किसी का 7 को 8 सुन रहे थे बोलने में, किसी बड़े को कोई कुछ और दूसरा शब्द कर रहा था उसको कुछ और समझ लेते हैं, है ना। बस सुन, मैंने कहा 7 अगला 60 समझ बैठता है, है ना। और दूसरी चीज ध्वनि की अगर बात नहीं करनी अखंडित की, तो व्यक्ति जो है संसार में, तो हम लोग मनुष्य जो होता है दो ही मेल बोलते हैं, एक अनुनासिक, दूसरा निरनुनासिक। अगर अनुनासिक हम तो वो तो कभी खंडित ध्वनि अखंडित ध्वनि बोल ही नहीं सकता। अनुनासिक मतलब क्या होता है? नाक का अनुसरण करके बोलने वाला हमें श्रेष्ठमिया की तरफ कुछ ज्यादा है ना, तेरा शुरू कर रहे थे ना, वो हुजूर ना, वो नाक में ही गाना गाते हैं। लेकिन अगर नाक में आप नहीं बोल रहे हैं, यानी खंडित ध्वनि के रूप में बोल रहे हैं, आपको लग रहा है कि मेरी आवाज नाक से ऊपर नहीं गुजरती, तो आप जानिए वर्णमाला में 5 वर्ण ऐसे हैं जो आप कहना चाहते हैं जो नाक से ही निकला जाए, और उसका पंचम वर्ण है ना। तो भूल जाइए उसको, थोड़ी देर में भूल जाइए, मात्र उनके मुंह का प्रयोग आप ना करें। आपको लगे मैं खंडित तो बड़े ही बोलूँगा, तो आप समझिए बड़ा आप बोलते हैं कि सामने सुनने वाला अगर उसको निकल ले, इसका मतलब आप उसको शुद्ध बोलकर सुना नहीं पाए। आपने कहा साथ हाँ, तो पारिल को सुनाई दिया आयुध के रूप में, रिलिफ के रूप में, उन्होंने सुना जिस रूप में उसी रूप में लिखा है। बस सुनना, अरे भाई उसके लिए कहा क्या क्या निनाद नौ पंच क्या है, कैसे कहा? निनाद काम नौ पंच वाला है ना। अब ये अगर हम कहें कि सर जी ये कैसे हुआ होगा, तो हम वहाँ देखने गए नहीं थे, है ना। कार्य को पढ़ रहे हैं, उसमें अपने हम क्या दे रहे हैं, आपको व्याख्यान दे रहे हैं अपने में, है ना। तो यहाँ पे आप जानिए, तो डमरू की आवाज को इन्होंने क्या किया था, अपना मूल केंद्र बनाया, और इन्होंने डमरू की आवाज पे जब केंद्रण किया था, तो इन्हें लगा डमरू कितनी बार बजाया गया? 14 बार। प्रत्येक बार बजने वाली ध्वनि पर इन्होंने अपना ध्यान केंद्रित किया। पारिल ने अपना क्या किया था? ध्यान केंद्रित। और ध्यान केंद्रण में इन्होंने पाया पहली बार जो ध्वनि निकली थी वो 4 प्रकार की ध्वनि थी, आ ई उ अयुर। इस तरह बजा होगा, उनको ये लगा कि आ ई उ और आपके रूप में निकला। दूसरी बार इनको रिलिक समझ में आया, तीसरी बार एवं समझ में आया, यानी जितनी बार बजे, जितनी बार वो डमरू बजे, उतनी बार अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ इनको सुनाई पड़ी है, इन्होंने महसूस किया।
जैसा महसूस किया वैसा इन्होंने लिख दिया, है ना। तो आप ये जानिए कभी कभी सरस्वती भी विद्यमान हो जाती है हवा पे लिखने के समय, है ना। लिखना कुछ चाहते हो लिख, कुछ लिख, है ना। जिह्वा पे बोलना कुछ चाहते हो बोल, कुछ लिख। ये सबके साथ घटित हुआ है ना। बस ना ये प्रत्येक व्यक्ति के साथ ये घटना घटित होती है। बस ना आप बोलना कुछ चाहे बोल कुछ देते हैं, लिखना कुछ चाहे लिख कुछ देते हैं, यदा कदा हमेशा नहीं। एग्जाम देने जाओगे आप सरमा कुछ मारना चाहोगे, मार के कुछ और चले आओगे, तो ये क्या है ना। तो ये स्थिति परिस्थिति क्या निर्भर करता है ना। उनको दम्भू की आवाज कितनी बार सुनाई दिया, 14 बार सुना दिया, वो भी 14 बार अलग अलग ध्वनियों में सुनाई दिया, जिसका इन्होंने क्या किया लिखित। अगर गंभू की ध्वनि को सुनकर इन्होंने लिखित रूप दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि वो दुनिया कैसी थी, अखंडित। तभी इन्होंने उसका क्या बना पाया, रूप बना पाया, है ना। और जो लिखा उसका अपना कोई वर्ण था, है ना, उसका एक नाम दिया, तो क्या हो गया, वो जाति बन गई। कार्य की अपनी जाति बन गई, व्याकरण की एक जाति बड़ी, जिसका नाम क्या पड़ा, माहेश्वर। अब यहाँ परिभाषा की, अगर लिखित परिभाषा की बात करें, है ना, तो लिखित परिभाषा में खंडित ध्वनियाँ किसे कह सकते हैं, वह ध्वनियाँ जिनमें झंकार हो, नाद हो, आवृत्ति हो, है ना, जिसको हमारा मस्तिष्क पढ़ ना सके, उसका कोई रुपया आकार दे ना सके। अब खंडित ध्वनि खंडित ध्वनि कहलाती, और जिसको हमारा मस्तिष्क क्या करे, पढ़ सके, समझ सके, कोई रुपया आकार दे सके, वो कैसी ध्वनि होती है, मतलब इसी का उल्टा कर सकते हैं। अब खंडित ध्वनियाँ किसे कहते हैं, वह ध्वनियाँ जिनमें झंकार हो, नाद हो, आवृत्ति हो, जिसको हमारा मस्तिष्क पढ़ ना सके, कोई रूप या आकार ना दे सके, इसे हम खंडित ध्वनियाँ कहते हैं। इसके विपरीत अखंडित ध्वनि विपरीत, अब अखंडित ध्वनि का मतलब झंकार ना हो, बिल्कुल उल्टा कर दिया, नहीं नहीं मैंने उल्टा बोल दिया भाई, रुका रुक जा, कल रात हो गोबर हो पका, हाँ गोबर हो, रुका हम गोरख सुना, एक देख बोली तब बोल रही है ना, बस सुनना, अबे ना देख। इसके लिए कहा गया कि वह दुनिया जिनमें झंकार हो, नाद हो, आवृत्ति हो, जिसको हमारा मस्तिष्क पढ़ ना सके, समझ ना सके, जिसका कोई रूप या आकार दे ना सके, उसी को कैसी दुनिया कहते हैं, खंडित। और इसी का जस्ट विपरीत क्या कहलाता है, बस सुनना। तो ये वर्ड की अपनी जो परिभाषा अखंडित ध्वनियों को ही वर्ड कहते हैं। तो अखंडित ध्वनियाँ वही होती है जिसको हम अपने मस्तिष्क में ढालकर उसको छवि बनाकर कोई रूप या आकार दे सकते। ये तो हो गया अखंड, मतलब तो उसका शाब्दिक अर्थ हो गया, है ना। खंड और अखंड का मतलब शाब्दिक अर्थ हुआ। अब जैसे तोड़ा नाम का शब्द मतलब ये तो आवृत्ति की बात है, जैसे हमने कहा टन टन टन, तो अब यहाँ ये क्या है, तोड़ा नहीं जा, मतलब ये क्या टूट रहा है कई ध्वनियों में ना, वक्त हो रहा है कई ध्वनियों में। अब लेकिन अगर उनका टन इतना कहीं हो गया, ये क्या हो, कहीं नहीं टूटा, एक ही बार में रह गया, लगा चुप हो गया, शांत हो गया, बस मैंने कहा टन, एक बार मारा एक बार करा पटका बोला टन, ये आपका शांत हो। लेकिन आपने ऐसे किया टन, ध्वनि जो एक बार निकली वो क्या हो गई, आपने तुआन हो गई, वो छोटे छोटे टुकड़े विभक्त हो रही है, जैसे जैसे विभक्ति का रूप लगा रहा हो उसको धीमा होता चला, वो कैसी ध्वनि हो गई, समझ गए ना, है ना। कभी धीमा, कभी तेज, कभी धीमा, कभी तेज, इस तरह टुकड़ों में बताओ खंडित हो जाएगी, है ना। लेकिन एक तो टुकड़ा न होता जो एक बार निकला मेरा जो पहुंच जाएगी, टुकड़ों में बटेगा वो तो खंडित होगा ना, तो हम कह रहे हैं। अब हमें एमए ना फंसाओ, देखा नहीं था खंडित मतलब टुकड़ों में बटना, अखंडित मतलब टुकड़ों में ना बटना, बिना हड्डी के मान हम लोग यहाँ वालों को भागे लागे, है ना। बस सुनना, आइए
हाँ, गाँव में कहावत है चामे पे क्या बोलते हैं? चामे जीव लामे भागे लाकर तो उसका सीधा है ना। तो मतलब यही कि उसमें भी गड़बड़ हो जाएगा बस ना है ना। गड़बड़ा यार बस ना हाँ नहीं गड़बड़ा शुरू हो गए। सर मेघा की आवाज जो है खंडित है खंडित है खंडित लेकिन आवाज खंडित ये है। सर ये जो नाक है वो हो सकता सभी प्राणियों की आवाज खंडित है। बस इतना जाना। है। और सर मनुष्य प्राणी ना होते सर सब नाक किसमें आया? हैं वाद्य यंत्र में जाए वो भी खंडित वाद्य यंत्र है भाई। वाद्य यंत्र में केवल एक डमरू। वाद्य यंत्र है डमरू। बाकी वही नगाड़ा मृदंग ढोल मजीरा चौने हो सबकी आवाज क्या होती है? खंडित होती है। डीजे का आवाज देखा महाराज टूट जाएगा तो नाक मेरे हिसाब से इसी आवाज देखिए जब डीजे बजता है इतना तेज आवाज करता है कान के पर्दे ऐसे ऐसे करेंगे जब पर्दे बाहर हिले डोले लागत हो तो का लिखी पर समझ में आता है डीजे की ध्वनि क्या ध्वनि है कौन सा गाना खाली ध्वनि सुनाते गाना ना समझ में आता अभी लोग जब आपको मस्तिष्क उसको कैप्चर ही नहीं कर पा रहा है ना तो डांसर कैसे कर ले तो उसके लिए क्या किया गया है वहाँ तक की व्यवस्था देखिए उनका कुछ मत कीजिए गाना समझ में नहीं कर खाली बाजे दो पर्दवा पहले हिलत है ना तो घोड़वा हिला घोड़वा हिले लगा तो घोड़वा ऊपर से शुरू होता है पहले पर्दा हिलेगा फिर उसके बाद सिर हिलेगा और उसके बाद ये शरीर में धीरे धीरे पूरा कंपन हिलते हिलते कंपन बढ़ जाता है तो नीचे जब बढ़ जाए पहुंच तो मारपीट डांस शुरू होता है अगले बगले के बाद हो सका तो धरा सही हो गया फिर हट हम में आवे ले शुरू हो जाता ना ये होता है डीजे तो वो ध्वनि आपकी कैसी है आवृत्त तो वहां नहीं खंडित है ना खंडित ध्वनि किसी भी प्राणी की ध्वनि क्या मानी गई है खंडित मनुष्य की जैसे बात आई तो मनुष्य में आधा जब बड़ा मांस जुकाम पकड़े रहते हुए कैसे शुद्ध होगी बस ना अब अपने शब्दों में समझिए मनुष्य की बात करती है मनुष्य होता आधे हमें लगता है आधे से ज्यादा सीजन उसको जुकाम ही पकड़ा रहता है तो उसकी बतिया हमेशा नटकी में रहती है कुछ लोग सबके नहीं। हाँ सबकी नहीं कुछ लोगों की बात ना कोई पार्ट में बांट रहा काट रहे आधा यार के आधा बार बिना जुकाम अनुनासिक और निरनुनासिक ये बात कही है ना अनुनासिक और निरनुनासिक एक तरफ जुकाम वाले एक तरफ बिना जुकाम वाले है ना अब बिना जुकाम वाले भी अगर बात करते हैं तो बुलाए 5 बार बोलत है यमन ठीक तो नाक का शोध कर लिए जब नाक का तो नाक में आवृत्ति ही निकलती है नाक से निकलने वाली जो बातें उसको आवृत्ति वहां होती है एक नहीं समझ दूसरी चीज अगर आप बोल भी रहे हो तो इतना शुद्ध नहीं बोल पाते सामने वाला आपकी जैसे बोले वैसे ही वो लिखे है ना जैसे बोले वैसे अंतरण कर सके कभी आपने इतना लिखा है टीचर कितना चिल्ला चिल्ला बोला तब वो गलत लिख देगा है ना इसका मतलब क्या हुआ मनुष्य की बाणी भी शुद्ध नहीं निकलती अगर शुद्ध निकलती तो जैसा बोल था वैसा लिखा जाता बस नहीं तो ये जाने प्राणियों की बाणी भी क्या होती है खंडित होती है बाकी चिड़िया चाहे जाती है पता नहीं कि भाषा में है ना तब उसको लिख के बयां नहीं कर सकते केवल निषेध कर सकते अखंड ध्वनि ही पढ़ के आते अखंड ध्वनि केवल और केवल किसकी निकलती है गरुड़ की निकलती है और हमारा जो भाषा शुद्ध कर गया गरुड़ की आवाज से निकल गया है ना या हिंदी के वर्णमाला निकलते हैं वो भी तो इससे है संस्कृत से निकले हुए हैं समझ रहे हो तो अखंडित ध्वनि ही पढ़ के लाता है तो यहाँ परिभाषा इसको चाहे इतना बड़ा बना दो वो क्या करते हैं वो वाले जिसके टुकड़े क्या कर जिसे खंड जिसके टुकड़े टुकड़े ना हो इस तरह ना खंड वह दुनिया जिसको खंड खंड ना किया जा सके उसे वर्ड कहते हैं है ना वह दुनिया जिसको खंड खंड ना किया जा सके वह वर्ड कहलाते हैं। इस तरह हम कहते हैं परिभाषा तो खंड खंड ना किया जा सके यानी अखंड है ना अखंड ध्वनि क्या कहलाती है। अब देखिए अब इसके बाद एक बात आती है ध्वनियों का ही इन्होंने ध्वनि समूहों का है ना अखंड ध्वनि समूहों का इन्होंने क्या दिया था लिखे तो रूप दिया अगर एक क्वेश्चन है
भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि क्या हुआ है? उनके अनुपस्थिति में अब यहाँ समझो वही चल रहे हैं, वहीं पर चल रहे हैं। ध्वनियों का इन्होंने क्या दिया था? लिखित रूप दिया। ध्वनियों को अपने मस्तिष्क में क्या किया? इन्होंने छवि बनाई, उसका लिखित रूप दिया। जब लिखित रूप दिया तो उसका रंग रूप जाति प्रदान हुआ ना। लिखित रूप दिया तो क्या कहलाया? वर्ड यानी वर्ड या अखंड ध्वनियों का रंग रूप जाति अर्थात लिखित रूप है ना। लिखित रूप प्रदर्शित रंग या उच्चारित जाति क्या कहलाती है? वर्ड या अक्षर। समझना, ध्वनियों का लिखित रूप, ध्वनियों का प्रदर्शित रंग, ध्वनियों का उच्चारित जाति क्या कहलाई? वर्ण है ना। ऐसे भी कह सकते हैं अपनी ध्वनियों का कुछ कहिला अखंड ध्वनियों का अखंड रूप का हो। अखंड ध्वनियों का लिखित रूप है। अखंड ध्वनियों का लिखित रूप। हाँ हाँ वही तो बोल रहे हैं भैया। मतलब आप किस भी ये करिए लेकिन अखंड ध्वनि जरूर है ना। अब यहाँ पे देखिए वर्ण, जब पाठ में कैसा वर्ण लिखा इसका ध्वनियों का रूप दिया आ ई उ र है ना। ये दे दिया, इसी पर क्या बना दिया? पूरा अष्टाध्यायी बना दिया। इसी को आधार मानकर बहुत सारे विद्वानों ने अपने ग्रंथों को लिखना प्रारंभ कर दिया। जो प्राचीन इससे पहले ग्रंथ थे, जब तक दृष्टारा का तारा के रूप में आ रहे थे, इसको भी विद्वानों ने लिखित रूप में दे डाला है ना। तो इसे आधार मानकर पारित की अष्टाध्यायी को आधार मानकर विभिन्न ग्रंथ, विभिन्न पुस्तकें सब लिखी गई है ना। अब अगर कोई है कहीं छोटा यश लिखे पड़ा तो इतना बड़ा टाइम लगा है ना। ऐसे हो तो बढ़िया रहा है। बस ना किसी ने सोचा इसको और आसान हो जल्दी से लिखने का, किसी का भैया आपको इस तरह लिखा करो या समान लिखा है ना। बस ना तो अब यहाँ से इसकी स्थिति, इसका तरीका लिखने का कोई ये बनाना चाहा, जब बनाना चाहा कहना तो बड़ा आसान, जब करना पड़ता तब समझ में आता ना। इंडिया तो भारत कहना आसान है लेकिन भारत बनाना आसान नहीं। इंडिया तो मतलब भारत होता ही नहीं है ना। अब जहाँ जहाँ इंडिया उसको मिला के भारत लिखना आसान बात नहीं है। समझ में आ रहा। तो विद्वानों ने इस पर क्या किया? मंथन किया। विद्वानों ने क्या किया? मंथन किया। तो मंथन करने पे पाया पाणिनि ने इसी रूप को लिखा और ये रूप हर ग्रंथ में आ चुका है। सभी ग्रंथ जो लिखे जा रहे हैं आपको इसी तरह लिखा जा रहा है। अब आपको जहाँ जहाँ परिवर्तित करेंगे, मतलब अगर यहाँ आपको परिवर्तित करते हैं तो प्रत्येक ग्रंथ, प्रत्येक लिपि है ना, हर जगह छोटा आपको बदलना पड़ेगा, जिसके लिए क्या करने पड़ेंगे? सैकड़ों वर्ष या कई वर्ष बीत सकते हैं। तो विद्वानों ने इसका एक तो निकाला कि जो वर्ण पाणिनि ने दे दिया है इसमें कोई परिवर्तन, इसको कोई काट कपट नहीं किया जा सकता, इसका क्षरण कैसे मिटाया हटाया नहीं जा सकता। जब वर्णों के लिए इस तरह की बातें निकल के आई, पाणिनि द्वारा बतलाई गई, दिखाई गई, वर्ण ही शुद्ध है, सही है, इनको कभी हटाया काटा मिटाया नहीं जा सकता। तो वहाँ से एक शब्द और निकल गया ना अक्षर, यानी वर्णों का क्षरण नहीं हो सकता, इसीलिए इनका दूसरा नाम क्या पड़ गया? अक्षर। यानी वह वर्ण जिनका क्षरण नाम ना अक्षर अक्षर, यहाँ वर्ण का दूसरा नाम क्या पड़ गया? यानी अक्षर और वर्ण एक ही विषय वस्तु के दो नाम है। और इसका निर्माण किससे हुआ था? ध्वनि से हुआ था। ध्वनियों का लिखित रूप ये था। यानी ध्वनि और इसमें बहुत सूक्ष्म अंतर होने के कारण जब कानों को सुनाई देता है, अक्षर या वर्ण हाथों से लिखे जाते हैं। अगर ध्वनि नहीं है तो अक्षर या वर्ण नहीं बनेंगे, और अगर अक्षर या वर्ण हम बना नहीं सकते तो ध्वनि का कोई मतलब नहीं। बस ना तो इनमें बहुत सूक्ष्म अक्षर सूक्ष्म अंतर होने पर कुछ विद्वान क्या करते हैं? अक्षर वर्ण को, ध्वनि को ही अक्षर मान लेते हैं, ध्वनि को ही वर्ण मान लेते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? सबसे पहले क्या आया? ध्वनि आया। ध्वनि से क्या बना? बढ़िया अक्षर बना। बड़े अक्षर के मेल से पद बने और पदों के मेल से भाषा बना, वाक्य बना। वाक्य से क्या बना? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बन जाएगी? अगर ध्वनि अक्षर नहीं तब क्या बनेगा?
वर्ण यह न हो अक्षर तो पद पद या शब्द पद या है ना? और इक्वल न हो तो वाक्य। ये क्रम है इस तरह मानने का सबसे पहले, है ना? वास्तविक रूप से क्या है समझ गए? ये इकाई क्रम है ध्वनि से ही। हाँ हाँ पद या वाक्य देखिए पद या शब्द एक मिनट पद पद यह समझा पद शब्द पद गंध एक तरफ क्या है शब्द है, संस्कृत में पद दोनों को कहा जाता है ना? तो हम शब्द वाक्य कह सकते हैं, पद हटाएंगे है ना? जब हम ज्यादा दिक्कत करे तो हटाए बढ़ोतरी में से शब्द बना, शब्दों से वाक्य बना, वाक्य से भाषा बना। समझ गए? तो ये इस तरह का हमारा क्या बना आपका गण का निर्माण किया गया, वो भी किससे दंती आवास। इतनी बात समझ में आए? अब यहाँ इन्होंने भेद के आगे चल गण के क्या किए हैं भेद। तो पूरे मासे सूत्र में हम देखते हैं वर्ग दो ही प्रकार के स्वर और उसमें भेद है ना? कारण में तो कारण पढ़े कर बताया जाएगा है ना?